हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बैच लाए हैं और इस बैच का नाम है जाके आपका रैंकर्स बैच। ठीक है, इस बैच का हमारा क्या है, नाम है रैंकर्स बैच। और इस बैच में जैसा कि हम लोग टोटल करेंगे जाके 75 क्लास, और ये जो 75 क्लास हमारी होंगी हमारी 60 डेज में होंगी, मतलब कि हम लोग 60 दिन में 75 क्लास करेंगे। और आज इस बैच की सेकंड क्लास है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर जो अपना स्टार्ट किया था वो था हमारा वास्तविक संख्या, और उसमें हम लोगों ने क्या किए थे, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न, ठीक, और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पूछता जाता है कि लासा मासा पर आधारित प्रश्न। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको उसमें ये बोलेगा कोई अपरिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, और हमने फर्स्ट क्लास में जो अपना किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जाके संख्याओं के प्रकार पर आधारित सवाल, उसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी से के आगे से स्टार्ट करेंगे जाके सम संख्याएं। ठीक, आज हम लोग 1-2 टाइप की संख्या और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो भी 3 टाइप के सवाल आते हैं उसमें से हम लोग पहले टाइप के जो सवाल आते जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखना संख्याओं के प्रकार पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे बोला है कि सम संख्या, जैसे सभी बच्चों को पता है, ये तो सम संख्या सबको पता होता है। ठीक, बट देखो कह रहा है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अथवा जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। आपको अगर कोई संख्या मान लो दी है, आपको ये देखना है कि क्या ये सम संख्या है, कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस इतना देखना है कि लास्ट का उसका अंतिम अंक क्या है, लास्ट का उसका अंतिम अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या सम संख्या हो जाएगी। और याद रखना, कोई अगर संख्या सम संख्या होती है वो हमारी किससे डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। ये याद रखना कि अगर कोई भी संख्या हमारी सम संख्या है तो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। ठीक, क्योंकि ये चीज आपको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहां पर आपको ये नहीं चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं, बस आपको अंतिम अंक देखना और उसको 2 से काट देना है। जैसे देख लो कि 5, 4, 6, 8। ठीक, अब देखो इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, तो ये हमारी क्या होगी जाके, एक हमारी ये सम संख्या होगी जाके। देखो ये जो बैच है बिल्कुल बेसिक से बैच है, किसी बच्चे को अगर मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आती है, ठीक, वो भी इस बैच से सीख के जाएगा। और एग्जाम में उसको एक भी नंबर, जैसे मैंने बोला कि एक भी नंबर को उसको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको इस बैच से ना मिले। अभी आप जब पहले टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और इस बैच से मतलब कि क्वेश्चन सच में आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले टाइप के जैसे कि इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वास्तविक संख्याओं में। हम लोगों ने पहला चैप्टर क्या स्टार्ट किया है, वास्तविक संख्या। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली क्लास हमने क्या किया कि उनके पहले टाइप के क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म कर लेंगे, और फिर हम लोग जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग 2-3 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 6 लेक्चर लेंगे हम लोग एक चैप्टर को खत्म करने में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी एक अंक हो तो हमारी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। ठीक, ये तो आपको सम संख्या बहुत आसान आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि आपको इसमें ये याद रखना है, इसमें आपको याद रखने वाली चीज ये है कि अगर कोई भी मान लो पूर्णांक है, ठीक है, अगर कोई पूर्णांक मान लो हमको दिया है, कोई भी पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, सम विषम कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कोई एक पूर्णांक हमको क्या दिया है, क्यू दिया है, ठीक, तो हमेशा जो सम संख्या का रूप होगा, जो हमेशा सम संख्या का रूप होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा जाके 2q होगा। अगर कोई पूर्णांक आपको q दे दे, अगर कोई पूर्णांक आपको q दे दे तो हमारा जो सम संख्या का रूप होगा वो क्या होगा, वो हमारा 2q होता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं q का मान 2 दे दे, ठीक, तो अगर हमें सम संख्या निकालनी है इससे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2q करेंगे। ठीक, और यहाँ पे आप q का मान रखेंगे 2, तो देखो क्या आ गया, 4, 4 हमारी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक,
अगर इसी प्रकार से हम लोग q का मान क्या ले लें, अगर हम इसी प्रकार से q का मान मान लो 3 ले लें, तो जो सम संख्या हमारी क्या होती है 2q होती है। तो हम लोग क्या करेंगे q का मान रखेंगे 3, तो क्या आएगा 6। तो हमेशा ये रूप क्या होता है, अगर कोई पूर्णांक q है तो उसके लिए हमेशा ये जो 2q रूप होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एक सम संख्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। इस कॉन्सेप्ट पे 2022 में एक सवाल पूछा गया है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, देखो ये जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। और ये क्वेश्चन हमारा 2000 यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड 2000 मतलब कि जितने भी यूपी बोर्ड ने आज तक क्वेश्चन पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको, एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मतलब यूपी बोर्ड ने ना पूछा हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बोर्ड बैच में कराए जाएंगे। देखो कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का निम्नलिखित रूप होता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्या होता है 2q होता है। क्या होता है वो 2q होता है। और ये सवाल यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी आपको मान लो धन पूर्णांक दे दे, कोई भी आपको पूर्णांक दे दे q दे दे और उसका आपसे सम रूप पूछे तो हमेशा क्या होता है जाके 2q होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे जाके नेक्स्ट संख्या पर। जैसे देखो अब कह रहा है कि विषम संख्या क्या होती है, बोला है कि विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, देखो विषम संख्या तो पता ही है, जैसा अभी उस पर सम संख्या पे एक सवाल आया था, ऐसे हम लोग विषम संख्या पे करेंगे। कह रहा है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अथवा जिनका अंतिम अंक क्या हो 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, वो हमारी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। देखो जैसे हमने कोई एक संख्या लिखी 2, 8, 7। अब देखो इसका अंतिम अंक क्या है, ये क्या है 7 है, तो हमारी एक संख्या कैसी हो गई जाके, ये हमारी विषम संख्या हो गई। ये हमारी संख्या कैसी हो गई, ये हमारी संख्या एक विषम संख्या हो गई। ठीक है, अच्छा एक संख्या और हम लोग ले लेंगे 4 अंक की। अब देखो हमें क्या देखना, विषम के लिए, विषम और सम के लिए हमें हमेशा अंतिम अंक देखना है। यहाँ पे अंतिम अंक क्या है 9 है, तो 9 ये हमारी संख्या कैसी हो गई जाके विषम संख्या हो गई। ये हमारी संख्या कैसी हो गई जाके विषम संख्या हो गई। ठीक, तो ये तो देखो आसान है, ये सब बच्चों को पता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कि कोई पूर्णांक हमको दे दे, ठीक है, अगर मान लो कि कोई हमको पूर्णांक दे दे, ठीक है, अगर हमको कोई पूर्णांक दे दे q दे दे या p दे दे, कुछ भी, मान लो कि हमको कोई पूर्णांक p देता है, ठीक, और आपसे पूछे किसी भी पूर्णांक p के लिए जो विषम रूप होता है जाके विषम पूर्णांक होगा जाके वो क्या होगा, हमेशा विषम पूर्णांक या संख्या कुछ भी मान लो, उसका जो विषम पूर्णांक होगा जाके वो क्या होगा 2p प्लस का 1 होगा। क्या होगा 2p प्लस का 1। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कोई पूर्णांक p है तो उसका जो विषम पूर्णांक होगा वो 2p प्लस 1 होगा, हमेशा यही रूप होता है जाके। ठीक, और ये भी क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक, बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। ठीक, और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इसका भी हमने क्या बताया कि वो हमारा रूप होता है जाके 2p प्लस का 1। वो क्या होता है 2p प्लस का 1 होता है जाके। ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सम विषम से। बाकी सम विषम से आप अगर देख रहे हैं तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो अगर कोई संख्या विषम है तो हमेशा 2 से ही कटेगी। ठीक है, और अगर कोई संख्या विषम है तो हमेशा विषम से ही कटेगी जाके। इस प्रकार से आप वहां पे देख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जाके एक थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है जाके, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। फर्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ी थी, अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के
कुछ गुण पढ़ेंगे, ठीक, या हम लोग इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे देखना यही पॉइंट कितने, हर क्वेश्चन में पॉइंट लगेंगे जाके। ज़्यादातर वो परिमेय पर ही क्वेश्चंस पूछता है कि अभाज्य संख्या, इन्हीं पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुण। अब देखो पहला पॉइंट उसने क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट वो बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लो अगर वो कोई संख्या हमको दिया है √3, √3, ठीक। अब इसका ऋणात्मक क्या होगा, अब इसका जो ऋणात्मक होगा वो क्या होगा जाके, इसका जो ऋणात्मक होगा वो हमारा होगा जाके -√3। अच्छा √3 कैसे संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोग अपरिमेय संख्या में एक चीज बताई थी, अगर कोई भी संख्या, ठीक, अंडर से उसका वर्गमूल ना निकले तो हमारी क्या होती है जाके, अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 क्या है, ये 3 रूट से नहीं निकल सकता, तो √3 हमारी क्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऋणात्मक मान मतलब कि -√3, ये भी हमारा क्या होगा जाके, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो पहला गुण यही कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी, ठीक है, ऋणात्मक भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। अगर कोई निगेटिव का भी अगर नंबर दे और वो रूट से ना निकाला जाए तो भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब लोग इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखना कि चाहे योगफल हो और वो चाहे अंतर हो, चाहे योगफल हो वो चाहे अंतर हो, वो दोनों क्या होगा जाके, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। जैसे देखो, जैसे हमने ये बोला कि मान लो कि 2 क्या है, 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है ना। पहली अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में डायरेक्ट आया है तो पहली क्लास को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तब उसको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। 2 हमारी क्या एक परिमेय संख्या है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक अपरिमेय संख्या अगर हम लोग जोड़ दें, मान लो कि √2 इसको जोड़ रहे हैं, ठीक, या हम लोग √2 ना लेके हम लोग और कोई संख्या ले लें, ठीक है। जैसे कि हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग एक इसमें अपरिमेय संख्या ले लें √3, तो ये जो संख्या का योगफल आ गया ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हमारा एक योगफल कैसा होगा, अपरिमेय संख्या है। वो बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लो कि आप परिमेय संख्या एक 5 ले लो, उसमें √2 ये एक अपरिमेय संख्या, तो ये योगफल क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अंतर भी देख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग अंतर भी देख सकते हैं कि मान लो कि ये 2 हमारी एक परिमेय संख्या होगी, इसमें हम लोग अपरिमेय संख्या √3 घटाएं, इनका अंतर, तो ये भी हमारा एक क्या होगा, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सिर्फ आज की क्लास से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, सिर्फ आज की क्लास से आपको एग्जाम में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस आया पेपर में, और आएगा भी, जरूर आएगा, ठीक। अगर संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस आया तो आज की क्लास से ही आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बस आप पहली क्लास से कॉन्सेप्ट तैयार करके आना। बट अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है, इससे ही आधे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखो अंतर भी, योग भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का क्या होता है जाके, वो हमारा होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरे पॉइंट पे देखेंगे कि एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब वो यही बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई एक ऐसी परिमेय संख्या ले जो शून्येतर मतलब वो जीरो ना हो, जैसे मान लो हमने 2 ले ली, ठीक, और एक अपरिमेय संख्या कोई ले ले, मान लो हमने √3 √5 ले ली, तो इनका जो गुणनफल क्या आएगा, 2 √5 आएगा ना। तो ये भी बोल रहा है कि हमारा एक
अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये मैंने बताया कि अगर कोई एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, उनका आप चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या भी होगा। अगर आप भाग भी करोगे तो वो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर किसी भी कोई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आप चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, आंसर क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चलेंगे जाके अगले पॉइंट पे। अगला 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के योगफल, ठीक, क्या कह रहा है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के योगफल, ठीक है, योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। देखो हम जब एक परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे ये बोला कि किन्हीं दो अपरिमेय, मतलब कि दोनों संख्या अपरिमेय हो। अगर दोनों संख्या अपरिमेय हैं तो उनका ये नहीं जरूरी है कि उनका योगफल, अंतर और गुणनफल तथा भागफल क्या हो, एक, मतलब भागफल का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। जरूरी वो परिमेय भी हो सकता है, वो अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो उनका गुणा, योग, घटाना, जोड़, भाग सब क्या होगा, सब अपरिमेय होगा। लेकिन अगर मान लो कि दोनों संख्या वो कह दिया परिमेय दी है, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग पूछे, तो जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय ही हो, वो परिमेय भी हो सकती है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर हम एक अपरिमेय संख्या ले लें √2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या क्या ली हमने, √2 ली, और अगर हम लोग दूसरी अपरिमेय संख्या माइनस का √2 ले लें, दूसरी अपरिमेय संख्या हमने क्या ली, माइनस का √2 ले ली, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग इनका योगफल करें, क्या करेंगे, योगफल करें, ठीक, तो योगफल करें तो √2, ठीक है, और माइनस का, क्योंकि योग करेंगे ना तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा ऐसे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और माइनस का √2। अब बताओ ये घट के 0 नहीं आ जाएगा, √2 में से √2 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 हमारी क्या है, 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया था, 0 हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखा ना कि दोनों अगर हम लोग अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई अपरिमेय संख्या तो उसका ऋणात्मक मानवीय परिमेय संख्या होता है, यही बोला था ना, पहला पॉइंट यही था कि अगर कोई एक अपरिमेय संख्या तो उसका ऋणात्मक मानवीय परिमेय संख्या होता है। तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऋणात्मक भी तो परिमेय संख्या होगा ना। अब ये दोनों परिमेय संख्या हमने ले ली, इनका योग किया तो ये माइनस का, तो ये कट के 0 आ जाएगा, और 0 हमारी क्या होती है, 0 हमारी एक परिमेय संख्या होती है। 0 हमारी क्या होती है, 0 हमारी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे ये लेते, जैसे मान लो एक हमने √2 ले लिया अपरिमेय संख्या, दूसरी हमने √3 ले ली, एक अपरिमेय संख्या हमने √2 ले ली और दूसरी हमने क्या ले ली, √3 ले ली। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनका योगफल निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, और प्लस का √3, ठीक। अब ये क्या होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये हमारी क्या, कैसी संख्या, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो वही मैं अब ये पॉइंट वही ये कहता है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने दो परिमेय संख्या ली, तो यहाँ पे तो देखो इनका योगफल परिमेय संख्या आ गया, ठीक, लेकिन यहाँ पे इनका योगफल कैसा आ रहा, अपरिमेय संख्या आ रहा। तो ऐसे ये अंतर में भी होता है, गुणन में भी होता है, भागफल में, तीनों में यही, चारों में ही चलता है, कुछ भी हो सकता है। कब, लेकिन जब दोनों संख्याएं कैसे होंगे, परिमेय, तो उनका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी। तो अगर ऐसी कभी आपको दो संख्या दे दे, ठीक, दोनों परिमेय दे दे और उनका गुणे के रूप में तो पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि परिमेय है कि परिमेय है, वहां से आप देख के नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक। तो यही मतलब था हमारा। अब जैसे हम लोग और थोड़ा चेक कर लो, ये तो योगफल के लिए हो गया ना। अब देखो
देखो योगफल अंतर में दोनों यही हो जाएगा, योगफल और अंतर में दोनों यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, गुणनफल ले लें। मान लो हम लोग क्या ले रहे हैं, गुणनफल ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमें गुणन दिखाना है, जैसे हमने √2 एक अपरिमेय संख्या ले ली और दूसरी भी हमने √2 ले ली अपरिमेय संख्या, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग गुणनफल करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आपको मतलब कि सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे आपको दिमाग में चीजें रुकेंगी, वरना आपको ये पॉइंट याद ही करना पड़ेगा। अगर हम इनका गुणनफल ले लें, √a इंटू √2 इंटू √2, √2 गुणा क्या हो जाएगा, √2 का गुणा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताओ, ये तो दोनों हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक कैसी संख्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ये हमारी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ पे हमने दोनों सेम टाइप की अगर परिमेय संख्या ली है तो उनका गुणनफल कितना आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। अब देख लो, हम अगर अलग अलग अपरिमेय संख्या ले ले, मान लो कि एक √2 ले ली और दूसरी हमने √3 ले ली। अब जब हम इनका गुणनफल करेंगे तो √2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक। तो ये गुणा क्या हो जाएगा, √6। अब बताओ 6 क्या रूट से निकल सकता है, ठीक है। 6 बेटा रूट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ना। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये हमारी एक कैसी संख्या हो गई, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। देखो ये बैच आपको जितना 0 to हीरो लेवल से लेकर आपको नीचे से ऊपर तक जाएगा, ठीक है, उतना आपको इतना बेसिक बैच आपको नहीं मिलेगा। वो भी यूट्यूब पे फ्री आपको इतना बेसिक बैच नहीं मिलेगा, ठीक। जितना बेसिक बैच में आपको यूट्यूब पे देने वाला हूँ, ठीक। मतलब कि बिल्कुल अगर किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, ठीक, वो भी इस बैच से पूरा, अगर किसी को मैथ नहीं आती ना, वो भी सिर्फ 60 दिन में पूरी मैथ को अच्छे से सीख सकता है जाके, ठीक। इतना बेसिक से चलेगा। और क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो जब एग्जाम में बैठेंगे आपको क्वेश्चन तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको इस बैच से ना मिले, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बैच से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि दोनों अपरिमेय संख्या ली सेम, तो उनका गुणनफल आ रहा है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप की अपरिमेय संख्या दोनों ले ली, तो उनका गुणनफल क्या रहा, अपरिमेय संख्या। इनका परिमेय आ रहा था, इनका अपरिमेय। तो वही कह रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणन तथा भागफल का परिमेय होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग भागफल भी देखें, आपको उसको सिद्ध ही करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिद्ध ही करना पड़ेगा, ठीक। ये चीज भाग में होगी जाके, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गई, चारों पॉइंट समझ में आ गए कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका ऋणात्मक भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। और अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो उनका आप गुणा करो, चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे भाग करो, ठीक है, उनका वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल अपरिमेय ही आए। अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, वो परिमेय भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीजें चारों पॉइंट परिमेय संख्या गुण आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे जाके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। और आप देखना जाके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पहले प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। ये से देखो, ये क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक। देखो संख्याओं के प्रकार पर ही तो मतलब क्या आधारित है, नहीं ये क्वेश्चन यही तो पूछा जाके, अभाज्य संख्या। तो अब बताओ इसमें क्या होता है, जीरो तुम्हारी कैसी होती है, ठीक। हमने क्या बोला था, आप डायरेक्ट आंसर देखो ना, यही तो हमने कॉन्सेप्ट में भी संख्या बताई थी, वही पूछी जा रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, 2 हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि जो संख्या, ठीक है, जो संख्या, ठीक है, एक तथा स्वयं, जो संख्या एक तथा स्वयं के, जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अलावा किसी से विभाजित ना हो, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, वो हमारी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ये होती है अभाज्य संख्या की डिफिनीशन।
अब बताओ जीरो क्या है, जीरो किससे विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित करोगे तो अनंत आ जाएगा, स्वयं से विभाजित करोगे जीरो में क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो ये तो हमारी हो नहीं सकती, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखो, एक को अगर एक से विभाजित करोगे, लेकिन कम से कम दो चीजों से तो विभाजित होना चाहिए, एक तो एक और स्वयं, लेकिन एक तो अकेले से स्वयं से ही विभाजित होता है, ये भी आंसर गलत हो गया। लेकिन अगर हम दो को ले, दो क्या है हमारा, स्वयं से विभाजित होगा या फिर स्वयं से विभाजित होगा, या फिर हमारा दो किससे विभाजित होगा, स्वयं से, या तो दो से कटेगा या तो एक से कटेगा, और किसी तीसरी संख्या से कटेगा भी नहीं। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या हो गई। 8 को आप देखो, 8 को क्या, 8 हमारा 8 से स्वयं से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मतलब स्वयं और एक से तो कट रहा है, उसके अलावा भी वो 4 2 से कट रहा है। तो आप बोलो एक और स्वयं के अलावा भी कट रहा है ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है। वो हमारी संख्या क्या होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और ये न भाज्य है, एक ना ही, एक क्या होता है, एक ना भाज्य है ना भाज्य है, ठीक है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहां भी आपको चीजें एक बार अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इसी क्लास से आएगा अगर वो संख्याओं के प्रकार पर विभाजित आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड, देखो ये तो हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है, और ये हमारा 2025 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये 2 सालों में पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, अब देखो हमने सहभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन में क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या, ठीक है ना, अगर किसी भी संख्या का HCF क्या हो, 1 हो, अगर किसी भी संख्या का HCF कितना हो, अगर किसी भी संख्या का HCF कितना हो, 1 हो, अगर किसी भी संख्या का HCF क्या हो, 1 हो, ठीक, तो वो हमारी संख्या क्या होती है, वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। आप देखो अगर हम लोग यहाँ पे 14 और 25 में देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 14 और 25 में देखें, अगर हम लोग इनका HCF निकालें तो कितना निकलेगा। यहाँ पे तो 2 ऑप्शन मिल गए, मतलब 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, 14 25, देखो यहाँ पे आप शायद यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होगा जाके। ठीक है, 1 मिनट हम इसको देख रहे हैं, चेक करें क्वेश्चन को, इसमें 2 ऑप्शन क्या सेम है। देखो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, जो पहला ऑप्शन है हमारा, वो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। देखो यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 35 है, यहाँ पे क्या है 35, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये हमारा ऑप्शन है 14,35। ठीक, तो ये मैंने देखा कि 2 आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक, वो टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग 14 और 35 में देखें, तो देखो इसमें भी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका HCF तो आ रहा है जाके 7 आ रहा है, तो 1 थोड़ी आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा कहीं गलत हो जाएगा। अच्छा 18 25 में देखें, ठीक है, अच्छा पहले वो बी को छोड़कर सी को देखते हैं। 31 93 तो पूरा पूरा कट गया, 31 93 मतलब इसका HCF 31 सारे भी गलत हो गया। अब 32 इसमें देखो इसका HCF क्या होगा, देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी इसका HCF 2 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आप 18 25 हमारा क्या होगा, अभाज्य, मतलब कि सहभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, सहभाज्य संख्या होगी 18 25। देखो आप 18 और 25 में देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी है, और उसके पहले भी है, लेकिन मैंने बस 2 साल का भी लिखा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन से देखो से अभाज्य में ज्यादातर यही एक क्वेश्चन है जो मतलब कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि 18 25 होता है सहभाज्य। ठीक है, तो देखो ना सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के मिल रहे हैं ना। हम लोग इसके बाद करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार तो अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। देख रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया जाके उसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस क्वेश्चन आते हैं,
इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट को ही इतने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहली क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके और आज के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ गया तो हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024-25 में ये भी 2 साल आया हुआ है। कह रहा है कि लगातार 2 भाज्य संख्याओं का मासा होगा। हमने क्या बोला था, लगातार जो अभाज्य संख्या होती है जाके उनका मासा हमेशा 1 होता है। अगर लगातार कोई 2 अभाज्य संख्या उनकी मासा 1 होगा। देखो हमने मान लिया कि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11, ये सारी अभाज्य संख्या हैं। आप कोई भी 2 लगातार संख्या लो, अगर हम लोग 2 3 लेके तो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जिसमें कुछ नहीं कॉमन है उसका HCF 1 होता है। वो यही पूछ रहा है। आप चाहे इनको ले ले, 3 5 लो, इनका भी HCF होगा, 5 7 लो, इनका भी HCF 1 होगा, 7 और 11 लो, इनका भी HCF 1 होगा। तो वो यही बोला है कि लगातार 2 भाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, HCF मतलब मासा, वो हमेशा 1 होता है। यही वाला -1 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ी, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी एरर हमको दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पे ये है 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, कह रहे संख्या 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है एक, ये कैसी संख्या है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है संख्या 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर एक कैसी संख्या। देखो पूछना विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, समग्र संख्या है। देखो आपको यहाँ देखो विषम संख्या सम संख्या की डिफिनीशन पता है ना। ठीक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 ऐसे करके हो तो वो होता है जाके, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है 1 3 5 7 9 हो तो तुम्हारी विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो तुम्हारी सम संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे। अच्छा, समग्र संख्या में देखो तुम लोग डाउट मत करना। ठीक है, समग्र का मतलब होता है भाज्य संख्या, समग्र संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। अब समझ में आ गया, अब बच्चों को समझ में आ गया कि वो समग्र संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें 119, ठीक है ना, का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर ये निकालें, तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। अब कोई बच्चा ये मत करने लगना 119 का होल स्क्वायर मतलब कि 119 का वर्ग कितना होता है, 11 का तो पता है 119 का, ऐसे नहीं आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 119 प्लस का 11 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया जाके 119 माइनस का 11। ठीक, अब देखो जैसे ही किसी के 2 फैक्टर बन गए, 119 में 11 ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, और इंटू 119 में 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा अभाज्य संख्या तो ये होगी नहीं क्योंकि इसके 2 फैक्टर आ गए। अगर किसी भी संख्या के 2 फैक्टर नहीं निकलते हैं, एक और वो स्वयं हो तो बोलते हैं वो भाज्य, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया ना। ठीक है, अच्छा यहाँ इस क्वेश्चन में सम विषम को उसका मतलब नहीं होता। अच्छा मान लो ये तो सम होगा, ठीक, लेकिन वो इसका जो आंसर होता है जो कि वो समग्र संख्या होता है, वो भाज्य दे पूछता है। देखो विषम तो नहीं होगा, लेकिन ये संख्या अगर हम लोग इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट सम ही आएगा। अगर हम इसका गुणा करें तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक, लेकिन वो सम हमसे नहीं, इसका जो आंसर होगा वो समग्र संख्या होगी। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, अगर कोई संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, एक डिफिनेशन इसकी भी होती है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग 2 फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं एक के अलावा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जाके। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड 2030 में पूछा गया क्वेश्चन से। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। अब उसने क्या बोला है, अब उसने यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें, ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, ऊपर भी परिमेय है नीचे भी परिमेय है। ठीक है,
ऊपर भी है परिमेय, नीचे भी है परिमेय, हमने अब दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम इसको ये देखें कि √2/√3, अगर अब क्या हम इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं? कोई इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? वो हमारी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। ये हमारी संख्या अपरिमेय है। अगर हम इसको सॉल्व करके कोई एक परिमेय आ जाता तब हम लोग चेक कर सकते थे कि परिमेय भी हो सकता है, क्योंकि बोला था कि जो चौथी प्रॉपर्टी थी अभाज्य संख्या होगी, इसमें ये कह रहा था अगर कोई दो अपरिमेय संख्या होगी, हाँ अभाज्य संख्या, अगर कोई दो, ठीक है, अगर कोई दो हम लोग क्या ले लें, अभाज्य संख्या ले लें, ठीक है ना, और उनका भाग करो चाहे गुणा करो चाहे घटाना करो चाहे जोड़ करो, जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय है, उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे इसमें आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी परिमेय है। अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे क्या है, अच्छा वो हमसे पूछ रहा है, क्या है वो हमसे परिमेय पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो √2 भी और √7 दोनों परिमेय है। अब इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा? √14 आ जाएगा। क्या आप इसको वर्गमूल से इसका वर्गमूल ले सकते हैं? अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन यही तो बताई गई थी कि वह संख्या जिसको आप √ से बाहर नहीं कर सकते वो परिमेय संख्या होती है। तो 14 √ से नहीं बाहर हो सकता, ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है वो ये कह रहा है, अभी मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था a + b और a - b, ये वही फार्मूला है। अगर हम लोग ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो a + b a - b का फार्मूला क्या होता है? देखो √5 का स्क्वायर a² और -√7 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5, ठीक है ना, √5 का स्क्वायर 5 -√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया? -2 आ गया। और -2 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2 हमारी क्या है? -2 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अगर दो अपरिमेय संख्या तो वो जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर वो अपरिमेय ही है, वो परिमेय भी आ सकता है, बस उसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि क्या हम 12 को √ से निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी ये कैसी अपरिमेय संख्या है। तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि परिमेय कब होती हैं, अपरिमेय कब होती हैं। देखो जो पहले टाइप का सवाल होता है जाके वास्तविक संख्या पहले चैप्टर में, उसमें पहले टाइप का सवाल यही पूछा जाता है, ठीक है, कि संख्याओं पर आधारित ही प्रश्न, और हर बार ये इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा और तीनों टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग क्या कर लेंगे, पहले टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे एंड हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये क्वेश्चन से देखो हमारा यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन से, ये यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या होगी, उसने डायरेक्ट परिमेय संख्या ही पूछ दी। अब बताओ क्या आप 2 का वर्गमूल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो ये हमारी कैसी होगी? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप क्या 3 को √ से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये भी हमारी एक कैसी होगी? ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी संख्या को √ से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ऑप्शन नंबर सी, इसमें हम लोग 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3। तो देखो ये √ से निकल गया है ना, तो इसीलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या 7 क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत? क्योंकि आप √ से 7 को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या है? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं केवल आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं कारण बता रहा हूँ, और वो जो आंसर है सही वो भी बता रहा हूँ, और जो आंसर गलत है क्यों है ये भी बता रहा हूँ। इससे चीज़ें क्या होंगी ना, बार बार चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी, ठीक है। तो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रुकेंगी और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपी बोर्ड ने ना पूछा गया हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ
कि आपको इस बोर्ड से ही सारे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या, और ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपरिमेय क्यों उसने पूछा है। अच्छा बताओ 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 हमारी एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय हो गई, क्योंकि इसका हम लोग वर्गमूल ले सकते हैं। अगर कोई अंडर रूट से बाहर निकल सकता है तो हमारा परिमेय होता है। इसी प्रकार से हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखो 5/2, ये तो परिमेय की डिफिनीशन, अगर किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जहाँ पे p और q पूर्णांक है, सच में 5 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए। देखो q नीचे 3 है, ठीक, 0 भी नहीं तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब मैंने अभी क्या बोला था कि अगर एक परिमेय संख्या, ठीक, तो ये जो हमारा 5 है ये हमारा क्या है, हमारा ये परिमेय है, और जो √2 ही क्या है हमारा अपरिमेय है। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो उनका चाहे योगफल करो, जैसे यहाँ पे योगफल हुआ है, चाहे उनका माइनस करो, चाहे घटाना करो, चाहे भाग करो, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे मतलब क्वेश्चंस को मैं आपके मतलब मैं क्वेश्चन का पूरा आपको तोड़ के समझा रहा हूँ। ठीक, ये नहीं कि बस मैंने डायरेक्ट आंसर बताया हो गया जाके। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जब आप ये सोचो कि अभी ये एक कॉन्सेप्ट बैच चल रहा है, मतलब कि एक कंप्लीट बैच चल रहा है। आप जब हमारे प्रैक्टिस में आएंगे ना, जब हम जो प्रैक्टिस का बैच लेके आएंगे ना, आप ये समझ लीजिए जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना जाके MCQ, आप इनमें 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप इनमें 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतनी स्पीड में आप करेंगे जाके। ठीक, आप 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन उड़ा देंगे जाके। उस स्पीड से वो स्पीड आपकी प्रैक्टिस में आएगी। 20 मिनट भी 20 क्वेश्चन करने में नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि संख्या 4√3 है। अब देखो जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई भाज्य संख्याओं की वही आ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4√3 ये कैसी एक संख्या है। अब देखो ये जो 4√3 है, ठीक है, ये 4√3 जो लिखा है इसमें जो हमारा 4 है ये तो हमारा परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। और लेकिन जो √3 है ये कैसा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक परिमेय एक अपरिमेय, इनके बीच में जहाँ कोई साइन है वहाँ पे मल्टीप्लाई, एक परिमेय गुणा क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4√3 कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है कि √2 और 2 माइनस का √2 का गुणनफल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी आपको क्या बताया गया, जैसे ये √2 क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है, और इनका गुणनफल पूछ रहा है, किसका, 2 माइनस √2 का, इनका गुणनफल पूछ रहा है कैसी संख्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है ही, दिख ही रही कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये देखो हमने क्या बोला था, अगर एक परिमेय, ये 2 तो हमारा परिमेय है ना, 2 हमारा परिमेय है और √2 हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो इनका जो अंतर होगा, अभी हमने क्या बोला था कि एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय भी। तो ये संयुक्त रूप से अगर हम ये संख्या को देखें तो ये संख्या कैसी है, ये भी हमारी एक अपरिमेय है। ये संख्या कैसी है, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, मतलब ये कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा
अब दोनों परिमेय आ गई, तो अभी क्या बोला था हम, जरूरी नहीं है कि उनका गुणनफल अपरिमेय ही हो, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो √2 का आप 2 में गुणा कराएंगे तो 2√2 आ गया, और √2 का गुणा √2 में होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारी अपरिमेय हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ये अपरिमेय, ये परिमेय हो गई। ठीक है, देखो ये हमारी दो क्या परिमेय है और ये परिमेय है, तो एक परिमेय एक अपरिमेय का, तो ये हमारी संख्या कैसी हो गई, ये तो हमारी परिमेय हो गई ना, ये हमारी संख्या कैसी हो गई जाके, अपरिमेय हो गई ना, और ये हमारी क्या है, परिमेय है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो उनका भी चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, वो क्या होगा, परिमेय। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है कैसी है, इनका गुणनफल कैसा होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो बस आपको जो कॉन्सेप्ट कराया गया, बस आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार तैयार कर लो, उसके बाद सवालों पे आओ, तो चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी, स्पीड आपके अंदर रहेगी जाके, फिर आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2-2 बार कैसे आ सकता है एक ही साल में क्वेश्चन। तो देखो आपके 7 सेट बनते हैं ना, 7 सेट बनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही सेट के मतलब कि एक ही सेट के हम क्वेश्चन रख रहे हैं, वो 7 सेट में, तो कभी कभी वो तो एक ही क्वेश्चन 2 सेट में कब पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के आपको कई भी क्वेश्चन 2025 के दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो कह रहे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होगा। देखो सीधा किस पे आ गया, एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल पूछ दिया उसने। मैंने क्या बोला था, एक परिमेय एक अपरिमेय, आप चाहे योगफल निकालो, चाहे गुणा निकालो, चाहे भाग निकालो, चाहे घटाना निकालो, वो सब क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2025 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। अभी देखो योगफल पे आया था सवाल 2025 में, और ये सवाल 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, और ये अंतर का आया। ठीक है, तो आप चाहे योग निकालो, चाहे अंतर, चाहे गुणा, चाहे भाग, वो हमेशा सदैव क्या ऐसा होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। बस आप ये याद रखना कि एक बार एक अपरिमेय उनमें से एक परिमेय होगा, तो वो हमेशा सदैव परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे। अब देखो आपके सवाल हो गए जाके खत्म हो गए। ठीक है ना, ठीक, तो ऐसे 13 क्वेश्चन थे, और ये 13 क्वेश्चन से आपके मतलब कि यूपी बोर्ड जो भी मतलब है, ठीक है, ये जो 13 क्वेश्चन हैं जाके बस यही है जाके संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन हमको दिखा नहीं, शायद स्लाइड में रह गया, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक संख्याओं के प्रकार पर आधारित, ये हमने करा दिया। तो अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे जाके। ठीक है, जो हम लोगों का अगला टाइप आएगा जाके, और इस चैप्टर में बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे जाके, हम लोग पढ़ेंगे जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लासा और मासा पर आधारित, और इसी में तुम्हारा भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग 2 क्लास ही लेंगे, उसके बाद भी जो तीसरा टाइप पढ़ेंगे उसमें भी 2 क्लास लेंगे, और टोटल 6 क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा। और 6-7 नंबर आप ये सोचो कि इस चैप्टर से आपको मिलेंगे जाके। आप कोई भी एग्जाम, केवल मैंने जो आज सवाल कराया, आप कोई भी सेट उठा लेना, आपको आज ही की सवाल से ही सवाल मिलेगा, आज की क्लास से ही आपको सवाल मिलेगा जाके। ठीक है, तो अगर आप अभी तो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए जाके। ठीक है, जैसा कि अभी तक मैंने एक और हमारा चैनल था जाके, ठीक है ना, बट उसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब कंपटीशन के बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ाएंगे जाके। तो इस चैनल पे, ये चैनल जो है आपके लिए यूपी बोर्ड होगा जाके। ठीक,
एक कंपटीशन जर्नी विद दीपक करके एक चैनल है जाके, ठीक है ना, आप लोग सर्च करना जाके कंपटीशन, एक मिनट, एक चैनल होगा जाके कंपटीशन जर्नी विद दीपक, ठीक है ना, कंपटीशन जर्नी विद दीपक। इस चैनल पे मतलब कि कंपटीशन के मतलब एक बस मैथ, स्पेशल मैथ ही मैं उससे पढ़ाता हूँ जाके, ठीक है। अभी जब से डिजिटल बोर्ड लगा जाके, अभी इसी चैनल पे आज सेकंड क्लास है जाके, इस पर भी अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसमें डालेंगे जाके, स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन में, ठीक है। पहले हम लोग उस पर पढ़ाते थे, मतलब मैंने कई सारे लेक्चर डाले जाके, ठीक है। और फिर मैंने जब ये जो स्टडी विद डीपी चैनल बनाया था, इस पर भी मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्लासें कराई हैं, ठीक है। बट मैंने कुछ दिन कराई थी तो बंद कर दी थी, और जब से डिजिटल बोर्ड लगाया भी केवल 2 क्लासें ही हुई जाके, आज ये सेकंड क्लास है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी जाके, और कोशिश करेंगे जाके हम, अगर देखो 1-2 टीचर से संपर्क करेंगे जाके, तो अदर भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम सोच रहे हैं जाके, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मतलब हाई स्कूल पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाए, ठीक है। बट अभी तक जैसे कि ये बैच चल रहा है जाके मैथ, तो अभी तक मैथ ही चलेगी, ठीक है। अब देखेंगे आगे जैसे होगा जाके। तो इसी तरीके से जैसे चैनल नया है, आप लोग वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो यार दोस्त फ्रेंड उनको भी शेयर करना। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।